हेलो एवरीवन, आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बेस्ट एसआईपी टू इन्वेस्ट। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे कॉल भी कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप जानते हो कि आज हम लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन लार्ज कैप फंड्स को मैंने लिया है। पहला एसबीआई ब्लू चिप फंड, दूसरा एक्सिस ब्लू चिप फंड और तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो इनके कंपैरिजन पैरामीटर्स को हम लोग देख लेते हैं। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, लॉन्च डेट मतलब कब से ये चल रहा है ये फंड। तीसरा जो है स्कीम ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी ये आपको बताया था कि ज्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसके लास्ट 3 साल या 5 साल के रिटर्न को देखकर ही इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर जैसा वो उम्मीद करते हैं ऐसा अगले 3-5 साल में नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में इसका एक रीजन स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। इसके अलावा हम फंड मैनेजर को देखेंगे कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है और उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है। रिस्कोमीटर देखेंगे, वॉलेटिलिटी देखेंगे और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखेंगे। इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करेंगे कि कितना पैसा इन्होंने, कितना फंड इन्होंने इक्विटी में डाला हुआ है और कितना फंड इन्होंने डेट में डाला हुआ है। और क्योंकि ये एक जाहिर सी बात एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है तो ज्यादा पैसा इक्विटी में ही होगा। तो इन्होंने बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कौन सी हैं, टॉप 10 इनकी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते लास्ट 3 साल या 5 सालों में तो इसमें कितना रिटर्न आता, डायरेक्ट में और रेगुलर दोनों में हम देखेंगे। जिसको नहीं पता है डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम को लेते तो उसे रेगुलर कहते हैं। अदरवाइज अगर आप उनके थ्रू नहीं लेते तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। तो दोनों में ही मैं आपको लास्ट में रिटर्न दिखाऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट लेते तो आपको कितना पैसा बनता और रेगुलर लेते तो आपका कितना पैसा बनता। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला फंड जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसका एयूएम 31,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा इसकी लॉन्च डेट है 14 जून 2006 और इनका जो फंड मैनेजर है वो है मिसेस सोहिनी अंदानी, जिसे 23 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है। देखो ये सब देखना क्यों जरूरी है, आप इस बात को समझना। अगर आप मान लो कि आप एसबीआई ब्लू चिप फंड में आप अपना पैसा डाल रहे हो अगले 5 साल या 7 सालों के लिए कि यार मेरे को इसमें एक अच्छा रिटर्न आएगा, तो क्या आप सोचो आपको नहीं पता होना चाहिए कि उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है। आपने जो पैसा दिया है वो कौन उन्हें अलग अलग जगह पे उसे इन्वेस्ट कर रहा है और उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या आपको नहीं पता होना चाहिए? अगर आपको लगता है यस तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ फंड मैनेजर को आपको जरूर देखना है कौन है और ये भी देखना है कि ये फंड मैनेजर कितने और अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम को ये मैनेज करते हैं और उसमें कितने की रिटर्न डिलीवर कर पा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसे इक्के दुक्के में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इनके थ्रू ज्यादातर जितने फंड मैनेजर हैं ज्यादातर अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। इसके अलावा रिस्कोमीटर में जाहिर सी बात है ये वेरी हाई आपको शो कर रहा है और इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है, इक्विटी फंड है। तो इक्विटी फंड में तो जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी हाई होती ही है जिसकी वजह से रिस्क भी बढ़ा रहता है। तो अब हम लोग दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में, स्कीम के बारे में बात करते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,000 करोड़ से ऊपर है। लॉन्च डेट इसकी 1 जनवरी 2013 और इसको दो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। पहला मिस्टर श्रेयास देवालकर जिन्हें 18 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है और दूसरे मिस्टर हितेश दास इन्हें 11 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि इक्विटी फंड है तो इसका भी रिस्क जो है वो हाई शो कर रहा है। तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इनका एयूएम 30,000 करोड़ लगभग, ये देखो तो 31,000 करोड़ के आसपास ही है। एयूएम आप देखोगे तो तीनों का ही लगभग 31,000 करोड़ के से 33,000 करोड़ के आसपास ही है। लॉन्च डेट इसकी सन 2008 है। तीनों का ही लॉन्च डेट देखोगे तो पहले का है, मतलब 5 साल से ज्यादा इन फंड को हो चुका है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ 5 साल, क्योंकि अगर आप किसी में थोड़ा सेफ्टी देखना चाहते हो
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहा है लास्ट 5 सालों में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो थोड़ा तो देखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1 साल या 2 साल को देख करके ही आप ये एज्यूम कर लोगे कि हाँ ये फंड अब बहुत आगे जाएगा, मैं अभी इन्वेस्ट कर लूंगा। आप कर सकते हो, नो डाउट, बहुत लोग करते हैं, बट अभी हम लार्ज कैप की बात करें, थोड़ा सेफ्टी की बात करें, तो इसलिए हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ऐसे फंड को देख रहे हैं जो बहुत पुराने हैं। इसके भी फंड मैनेजर की बात करें तो 2 लोग मैनेज कर रहे हैं। पहले हैं मिस्टर अनीश तवाल के, जिनको 24 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, और दूसरे हैं वैभव दुशाद, जिन्हें 11 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और इसका भी रिस्कोमीटर में वेरी हाई ही शो कर रहा है। अभी तक तीनों ही फंड के बारे में हमने एयूएम, लॉन्च डेट, फंड मैनेजर और उनके एक्सपीरियंसेस और रिस्कोमीटर को हमने देख लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्कीम के ऑब्जेक्टिव की। अभी ऑब्जेक्टिव हम क्या समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। देखो, आप कभी ना कभी जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल होगा, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, या कोई कार या कोई हाउस लोन चल रहा हो तो उसके आप रिस्पेक्ट में साथ में चाहते हो कि मेरे को यहाँ साइड से इंटरेस्ट भी एक बने, तो इसलिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। कोई भी देखो रीजन हो सकता है यार, सिंपल सा यही रीजन हो कि मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक छोटी सी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे मेरे को जितना इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया में उससे ज्यादा का रिटर्न बन जाए। तो देखो, ऐसा कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो सिंपल सा समझना क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जिस पर्टिकुलर स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव से अगर मैच हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आपके गोल को पूरा करने में, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में उतनी ज्यादा सहूलियत होगी। तो आपको ये जरूर जानना है कि ये जो तीनों फंड थे इनका ऑब्जेक्टिव है क्या। देखो, क्योंकि एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है, तो ये ज्यादातर जो पैसा है वो लार्ज कैप इक्विटी में लगाती है, मतलब जो ब्लू चिप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करती है। और इनका मकसद क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लंबे समय में जो भी आपने कैपिटल दिया उसमें एक अच्छी ग्रोथ हासिल करवाना, मतलब आपको वेल्थ क्रिएट करके देना। तो अगर आप 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल या उससे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए लार्ज कैप इक्विटी फंड बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग आगे चलकर कुछ और चीजों को देखते हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो वोलेटिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये सारी चीजों को देखने के लिए एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, वहां ज्यादा अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं और आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे लार्ज कैप फंड को सेलेक्ट कर रखा है। तो जब इसे आप सेलेक्ट करोगे ऐसे, तो नीचे जितनी भी लार्ज कैप फंड्स हैं ये सारे को पीयर फंड्स आप कह सकते हो, या आगे हम इस पीयर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। या आप देख सकते हो तो जितने भी ये फंड आपको ये शो हो रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड वालों को ध्यान मत देना, इसके अलावा जितने भी ये सारे के सारे लार्ज कैप फंड्स ही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से मैंने 3 रैंडमली चूज किए थे, जिसमें से एक है ये एसबीआई का। तो एसबीआई में थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं और सबसे पहले एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो देख लेते हैं पहले। पोर्टफोलियो में आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे कि इनका जो 95% जो फंड है वो इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट है इनकी। और वो कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टेड है आप ये देख सकते हो, जैसे एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे सेक्टर भी आपको दिखेगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, लार्सन एंड टोब्रो, ये एचसीएल, ये एचडीएफसी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारी जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप चाहते हो कि इनका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट भी आपको पता चल जाए तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे आपको क्लिक करना है, आपको इसका पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहां कहां कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये क्यों हमें जानना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो पैसा है वो किस किस कंपनियों में लग रहा है, राइट। चलिए अब हम नीचे थोड़ा चलते हैं, हम लोग रिस्क रेशियो पे, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। देखो, अभी हमने टाइनर रेशियो और ये जो है अल्फा, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा अभी फोकस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पे रेशियो पे। तो पहले हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा को समझते हैं। आम भाषा में इसको समझो, ये वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था, उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। तो सिंपल इसको समझना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना बेटर है। पर आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो कैटेगरी का जो एवरेज है, इसके पीयर का जो एवरेज है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पीयर म्यूचुअल फंड्स याद रखना कौन से थे, ये सारे सारे एक दूसरे के पीयर हैं, मतलब कि ये वो सारे एक ही काम करते हैं, सारे लार्ज कैप फंड ही हैं, तो ये सारे एक ही पीयर के हो गए। तो उन सभी का कहीं ना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कैटेगरी का जो एवरेज है उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो एसबीआई थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है और बीटा भी थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होता है? मतलब देखो, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये तीनों ही मुझे
ग्रीन सिग्नल में मिले या रेड ना मिले। पर मैं आपको ये बताने के लिए बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये देखो ये आपकी मर्जी है कि आप इस पे इन्वेस्टेड रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ये सारी चीजें आपकी मर्जी है। इसके अलावा शार्पर रेशियो देखते हैं, और एक और बार मैं आपको शार्पर रेशियो बता देता हूँ। प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देख लेना, वहां पर आपको ज्यादा डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शार्पर रेशियो क्या होता है, इसको समझना कि जो भी फंड मैनेजर है वो जितना रिस्क उठा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मतलब अगर वो ज्यादा रिस्क उठा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, और अगर वो कम रिस्क उठा रहा है और वो कम रिटर्न जनरेट करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता है। तो इस बात को बस हमें ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो ये मैंने आपको ध्यान रखना है आपको, अगर आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना है इतना मत जाओ, बस एक चीज ध्यान रखो, शार्पर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा। सिंपल ध्यान रहेगा, शार्पर रेशियो ज्यादा से ज्यादा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम, सिंपल। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो एवरेज से ये ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है, 0.3 से 0.44। चलो ठीक है, तो अगर हम अभी कंपेरिजन कर रहे थे एक्सिस में, ब्लू चिप में, तो एक बार एक्सिस का देख लेते हैं। एक्सिस एसबीआई और आईसीआईसीआई में कंपैरिजन हमारा चल रहा है, तो इसका एक बार आप देख लो। तो इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने 87% जो है वो इक्विटी में डाला हुआ है, और इन्होंने किस किस कंपनी में है तो यहाँ आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, अवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसिस्टेंसी सर्विसेज, ये रिलायंस इंडस्ट्री, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और एचडीएफसी, ये इनमें इन्होंने पैसा डाला हुआ है जो ज्यादा है इनके होल्डिंग्स इनमें। और इनका आप यहाँ पे नोटिस करोगे इनका जो वॉलेटिलिटी है वो तो कम है, और इसका आपको रीजन कहीं ना कहीं दिखा भी होगा कि इनका इक्विटी में एसबीआई के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम था। एसबीआई में कितना था, 95% के आसपास, और इसमें 87% के आसपास था। राइट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ हमने देखा था ना ऊपर, ये देखो इस जगह पे, राइट। तो जितना इक्विटी में कम होगा वो कम वॉलेटाइल होगा, ये ध्यान रखना। और मैंने वो कहा कि चलो ठीक है कम वॉलेटाइल है, पर आप देखो ये जो इसका जो शार्पर रेशियो ये तो रेड में आ गया, मतलब उतना ये रिटर्न जनरेट कर ही नहीं रहा है। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग उतना बेटर नहीं है, पर फिर भी चलो अच्छा है। अभी देखते हैं ये आगे और क्या है, क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर नहीं देखना चाहिए, और भी चीजें देखते हैं हम लोग। पहले एक बार हम आईसीआईसीआई को भी फोकस में लेकर आ जाते हैं। तो आईसीआईसीआई में हम लोग एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं, इन्होंने देखो 93% है जो इक्विटी में पैसा डाला हुआ है, और ये सारी लिस्ट है आपके सामने जिन जिन कंपनी में इनके टॉप होल्डिंग्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एल&टी, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी और एसएल टेक्नोलॉजी। और इनका जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का और शार्पर रेशियो। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको दिखाया, और एक बार चलते हैं हम लोग वापस से हम लोग स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने उन्हीं डेटा को इस जगह पे बस आसानी से लिख रखा है, तो आप यहाँ पे ताकि आराम से आप एक जगह पे कंपेयर कर सको कि अब आप देखो, हमने अभी देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम होगा उतना बेटर होगा, शार्पर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। तो आप यहाँ पे खुद से ये बताओ कि देखो सबसे कम देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सिस में है, और बीटा भी सबसे कम है वो एक्सिस में है। उसके बाद जो उससे थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है वो आईसीआईसीआई वाला है, और सबसे ज्यादा वोलेटाइल एसबीआई वाला है। ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये तो वॉलेटिलिटी आपने देख ली, और अब इसका देख लेते हैं रिटर्न। तो आप देखोगे सबसे टॉप पे है आईसीआईसीआई, सबसे मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे है ये एसबीआई, रिटर्न जनरेट ये जो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में रिस्क जितना ले रहा है उसके, और सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है वो है एक्सिस की है। इन तीनों की बात कर रहा हूँ। तो देखो मेरा कोई ऐसा सजेशन नहीं है आपको कि अगर आपने एक्सिस में खरीद रखा है तो आप इसको बेच दो, वो कोई मेरा कहना नहीं है, बस आपको डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ कि आपको जो डेटा आपको बता रहे हैं। तो अभी हम इसका देखेंगे कि अगर हम इस डेटा पे बिलीव करें, और मतलब हमने 3 साल पहले या 5 साल पहले इस पे इन्वेस्ट करा होता, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कितना किसमें रिटर्न जनरेट हुआ होता। तो उसके लिए अगेन से हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस से, हम लोग सबसे पहले इस पे मनी कंट्रोल पे ही, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका एसबीआई का ओपन करते हैं और ऊपर आएंगे। जब भी आपको एसआईपी करनी हो तो और म्यूचुअल फंड आप देख रहे हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो ध्यान रखना आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है। लोग क्या करते हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखते हैं और करते हैं एसआईपी। आपको क्या करना है, एसआईपी रिटर्न देखना है, ये चीज ध्यान रखना है। और अभी हम लोग एसआईपी का रिटर्न देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट पे आज हम इस वीडियो में फोकस नहीं कर रहे हैं। तो एसआईपी रिटर्न देखेंगे रेगुलर का भी, और हम लोग देखेंगे डायरेक्ट का भी, ठीक है।
चलो तो मैं SIP रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, और अभी आप पहले एक बार ऊपर देखोगे तो ये डायरेक्ट प्लान है, मतलब कि अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से नहीं खरीदा, आपने खुद से इसमें आपने इन्वेस्ट किया होता। तो मैं एक बार 3 साल पे क्लिक करता हूँ। आप ये देखोगे तो 3 साल पे, आप चाहो तो इसको डायरी में अपने नोटबुक में लिख लेना, तो 3 साल में कितना आपको रिटर्न ये आपको जनरेट कर रहा है, 36,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 3 साल में। 36,000 का मतलब क्या है कि आपने हर मंथ अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती, ये आपको शो हो रहा होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 36,000। और 3 साल के बाद वो 36,000 वो बढ़कर कितना हो रखा होता, 45,282। ये ध्यान रखना, अगर आपने इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया होता बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प के। और वही अगर मैं 5 साल की बात करूं, ये देखो 5 साल की अगर हम रिटर्न देखें, तो 5 साल में आपने 1,000 रुपए के हिसाब से आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, और आपका हो जाता 82,732 रुपीज। अब ये सारी चीज लिखते रहना प्लीज, वीडियो को चाहे तो रोक करके लिख लेना, क्योंकि ये डेटा मैं आपने कहीं लिखा नहीं है सच, तो आपको ये ध्यान में रहेगा, राइट। ये इसको लिख लेना, 5 साल में इतना। ये था डायरेक्ट का, कि अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से ना लिया होता। पर अगर हम मान लेते हैं कि आपने अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता, मतलब आपने रेगुलर प्लान लिया होता, तो अब क्या होता है कि उस पर गो पे क्लिक करना है, रेगुलर सेलेक्ट करके, तो ये नया आपके सामने ये ओपन खुलकर आएगा। और मैं यहाँ पे भी SIP पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर दिमाग का जो मिथ है ना, वो क्लियर हो जाना चाहिए। कि लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखना, तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि 3 साल में आपने, अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता और वही 36,000 लगाया होता, तो यहाँ आपका 44,000 यहाँ पे आपका रिटर्न आता। और वही अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो 5 साल में तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से लिया होता, तो जाहिर सी बात है कुछ पैसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाता। तो आपका यहाँ पे कितना पैसा बनता, 80,982। और डायरेक्ट आपने करते तो आपका कितना था, एक बार देख लो, ये था 82,000। तो मतलब 2,000 रुपए का फर्क आ जाता 3 साल के अंदर में। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको खुद से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना आता है, तो मेरा कहना आप खुद से लीजिए। पर अगर आपको नहीं आता है, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत चीज नहीं है। आप मतलब आपका ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं एक बार एक्सिस का डेटा, इसमें देखते हैं। और मैं आपको देखो ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको छोटा सा रैंडमली बस आपको दिखा देता हूँ। फिर कुछ डेटा है मैंने डायरेक्ट मैंने लिख रखा है, तो वहां पे लेकर चला जाऊंगा। ये देखो एक्सिस का, देखो यहाँ पे आपने देखो 41,000 आता रिटर्न यहाँ पे 3 साल में करा होता तो। और यही अगर आप 5 साल में करा होता आपने, तो आपका रिटर्न आता देखो 84,000 का। तो ऐसे ही अगर आप ICICI का करोगे, तो उसमें आपको कितना आता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो आगे क्या होना है वो तो हम देखेंगे ही आगे सारी चीजें, पर लास्ट परफॉर्मेंस कैसे रही वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये देखो इसमें 40 ICICI में 45,699 आता 3 साल में। अगर हमने 5 साल में करा होता, तो 5 साल में ये बन जाता हमारा 83,500 के आसपास। तो इन तीनों का जो डेटा है मैंने इसको इसमें लिख दिया है। आप इसको एक जगह पे ही देख सकते हो, ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। अभी देखो जैसे SBI ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को अगर आपने तीनों में ही लास्ट 3 सालों में 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया होता, और 5 सालों में भी 1,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट किया होता, तो कितना पैसा बनता आपका, तो ये आपको साफ दिखेगा कि SBI में 3 साल में बनता आपका। और अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 36,000 रुपए, और इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी 60,000 रुपए, राइट। तो उसके हिसाब से आप देखना कि इसमें 36,000 का 44,000 हो जाता SBI में, एक्सिस में हो जाता है 40,700, और आपका ICICI में लगभग 44,000 रुपए होता ही है। तो इसमें अगर देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है ICICI, सेकंड पोजीशन पे है SBI, और थर्ड पोजीशन पे है आपका एक्सिस। इसी के हिसाब से अगर आप 5 साल के रिटर्न में देखोगे, क्योंकि डिफरेंस हो जाते हैं कई बार, तो आप देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे है ICICI, सेकंड पोजीशन पे है SBI, और थर्ड पोजीशन पे है आपका एक्सिस। तो मैं ये दिखाने के साथ आपको मैं ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसमें नहीं करनी चाहिए, बट आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या चीजें को देखा। हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा, राइट, कि कितना है, तो लगभग वो 30,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि अच्छी बात है आपके लिए, मतलब बहुत पुराने फंड है, ये आपको दिख भी गया कि ये 5 साल से ज्यादा से चल रहे हैं ये तीनों ही, है ना। इसके अलावा जो इनके फंड मैनेजर से, ये मैंने आपको दिखाया कौन चला रहा है और कितने सालों का एक्सपीरियंस है।
तो उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपने यहाँ से देख लिया होगा एसआईपी के रूप में ही। इसके अलावा ये कितने ज्यादा वोलेटाइल हैं ये भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा, और इनका जो रिस्क एडजस्टेड है रिटर्न है कि मतलब कितना रिस्क ले रहे हैं उसका कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जाकर देखा था। पोर्टफोलियो भी हमने देखा कि कौन सी कंपनीज में इनकी सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हो कि वैसी कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट रहे और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मजेदार बात है कि हमने इनका 3 ईयर और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी देखा, डायरेक्ट में भी हमने देख लिया और रेगुलर में भी देख लिया। बाकी हालांकि मैंने आपको एक्सिस और आईसीआईसीआई का डायरेक्ट और रेगुलर में मैंने आपको डिफरेंशिएट नहीं दिखाया, पर ये भी आप जाकर देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो एक जो लोग के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि यार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लें या ना लें, तो इसमें बस एक चीज बोलूंगा, देखो भाई स्कूल में हर बच्चा पढ़ता है, पर जिसको खुद से पढ़कर सारा समझ में आ जाता है तो उसको ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपको लगता है कि आपको ट्यूशन टीचर की जरूरत है तो आपको ट्यूशन टीचर का सपोर्ट लेना चाहिए, इसमें कोई सही या गलत की बात नहीं है, राइट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपने देख लिया है। तो आई होप कि आपको इन तीनों में ही डिफरेंस भी समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में मैं कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊं, मिड कैप या स्मॉल कैप या और भी अलग अलग, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। साथ ही साथ आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आपको बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके ला कर दूं, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकें और लंबे समय में एक अच्छा पैसा बना सकें। With this all, thanks for watching. Bye bye.